इंडिया 360। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और इंडिया 360 में खबरों की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। यूपी विधानसभा के भीतर 150 ग्राम विस्फोटक पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। सरकार अब एनआईए जांच की सिफारिश तो कर रही है, लेकिन सोचिए अगर विस्फोटक साजिश कामयाब हो गई होती तो क्या होता। दिखने में ये एक सामान्य सफेद पदार्थ या चीनी की तरह दिख रहा है, लेकिन इसकी प्रकृति इतनी खतरनाक है कि बड़ी इमारत को भी पल भर में जमींदोज कर दे। दुनिया इसे PETN यानी पेंटा एरिथ्रिट्रोल टेट्रा नाइट्रेट के नाम से जानती है। जी हाँ, एक ऐसा विस्फोटक जिसका 150 ग्राम उत्तर प्रदेश विधानसभा में पाया गया है। खबर बड़ी है और चिंता उससे भी बड़ी क्योंकि यूपी विधानसभा की इमारत के बड़े हिस्से को उड़ाने के लिए 150 ग्राम PETN पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 12 जुलाई को चेकिंग के दौरान ये विस्फोटक मिला। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले बरामद इस मात्रा को जांच के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया, जहां इसकी पुष्टि PETN विस्फोटक के तौर पर पक्की हो गई। विधानसभा में खतरनाक विस्फोटक का मिलना सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। लापरवाही का एहसास मुख्यमंत्री को भी है। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर PETN जैसे हाई पावर्ड एक्सप्लोसिव का मिलना निश्चित रूप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है विधानसभा के सुरक्षा इंतजामों पर। लेकिन जैसे ही PETN मिला है उसके बाद से विधानसभा की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। यह मुख्य गेट है, ये वही गेट है जिससे कि VVIP एंटर करते हैं विधानसभा के अंदर। इसके बाद मेटल डिटेक्टर्स अंदर लगे हुए हैं। मेटल डिटेक्टर्स में भी वहां पर भी फ्रिस्किंग की जाती है लोगों की। PETN विस्फोटक नेता प्रतिपक्ष की सीट से महज 50 से 60 मीटर की दूरी पर मिला। हम आपको यह भी बता दें कि PETN विस्फोटक का इस्तेमाल आतंकी ग्रुप ही करते हैं और यह आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। हालांकि गनीमत यह रही कि इसके साथ कोई डेटोनेटर या स्प्लिंटर नहीं मिला जो PETN को मारक बनाता है। बिना डेटोनेटिंग ऑब्जेक्ट इसके साथ अगर लगा नहीं हो तो ये ब्लास्टिंग अपने आप में ब्लास्ट नहीं होता। अगर इसको आग लगाएंगे तो ये जल जाएगा, लेकिन एक्सप्लोड नहीं कर पाएगा। एक्सप्लोड करने के लिए डेटोनेटिंग ऑब्जेक्ट जरूरी है। इस बीच 6 जुलाई को यूपी विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला युवक फरहान अहमद देवरिया से गिरफ्तार कर लिया गया। इसने 15 अगस्त को लखनऊ विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। कहाँ उड़ाने की धमकी दिए थे आप? मैं विधानसभा उड़ाने की धमकी दिया था। क्यों? किसको दिए थे धमकी? जी के साथ। ये तो तय है कि विधानसभा की मुख्य इमारत के भीतर जानलेवा विस्फोटक का मिलना जनता के सैकड़ों प्रतिनिधियों की जिंदगी से खिलवाड़ है। ये भी मुमकिन है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इसे रखा गया हो। वक्त रहते खुलासा हो गया। एकमात्र अच्छी बात यही रही। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ शिवपूजन झा, लखनऊ, आज तक। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और जाहिर बात है हड़कंप होना भी चाहिए क्योंकि 3 घेरों की सुरक्षा होती है विधानसभा के बाहर। इसके बावजूद कोई अंदर पहुंच कैसे गया ये विस्फोटक पदार्थ लेकर के? कैसे होती है ये 3 घेरे की सुरक्षा? आपको बताते हैं कि जो पहला स्तर होता है वो होता है मुख्य द्वार। इसमें कुल 9 प्रवेश के द्वार होते हैं। हर गेट पर 12 लोगों की तैनातगी होती है। कुल 100 से ज्यादा जवान पहले घेरे पर ही होते हैं, पर इस घेरे में मेटल डिटेक्टर नहीं होता है। जो दूसरा स्तर है यानी कि जो एंट्री गेट है जहां से आप सचिवालय के अंदर जाते हैं, वहां LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग होते हैं। कुल ऐसे 6 द्वार हैं। यहां पर मेटल डिटेक्टर होता है। 6 द्वार, हर पे 10 आदमी खड़े होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 60 लोग यहां पर होते हैं। और तीसरा स्तर यानी कि सबसे अंदर वाली जो घेरा होता है, वहां से विधायक अंदर जाते हैं। स्पीकर के लिए एक अलग ही यहां पर दरवाजा होता है। इस लेवल पर भी मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है और इन सबको पार करने के बाद यानी कि 3 घेरों के बाद जाकर के सीट नंबर 80 और 81 के बीच में विस्फोटक पदार्थ 150 ग्राम मिला है, जो कि काफी है। भारी मात्रा का ये विस्फोटक पदार्थ है। इससे काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है विधानसभा के अंदर। पर सबसे हैरानी की बात यह नहीं है कि यह विस्फोटक विधानसभा के अंदर पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो अभी भी
सुरक्षा कर्मियों की और खुद मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पीईटीएन विस्फोटक मिलने की जांच मुख्यमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से कराना चाहते हैं। जाहिर है लापरवाही और साजिश दोनों बड़ी है। सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि यूपी विधानसभा की सुरक्षा 3 स्तरों में बटी है, जिसमें 2 एडिशनल एसपी, 7 डिप्टी एसपी, 79 सब इंस्पेक्टर, 7 महिला सब इंस्पेक्टर, 294 सिपाही और पीएससी की 5 कंपनियां तैनात रहती हैं। विधानसभा के मेन गेट पर पीएससी और यूपी पुलिस तैनात होती है। कुल 9 गेट पर प्रति गेट 12 जवानों की ड्यूटी होती है, लेकिन यहाँ मेटल डिटेक्टर नहीं होता है। सुरक्षा के दूसरे स्तर पर यूपी पुलिस और सचिवालय सुरक्षा दल के जवान होते हैं। कुल 6 गेट और हर गेट पर 10 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। यहाँ मेटल डिटेक्टर से भी जांच होती है। तीसरे और आखिरी स्तर पर सदन का प्रवेश द्वार आता है, जिसके अंदर बाहर करीब 100 मार्शल डटे रहते हैं। विधायकों की एंट्री के लिए 2 गेट और स्पीकर के लिए एक अलग गेट होता है। यहाँ भी मेटल डिटेक्टर से हर आने जाने वाले की जांच होती है। सुरक्षा के इतने इंतजाम के बावजूद सदन के भीतर विस्फोटक का पहुंचना ये भी इशारा कर रहा है ये किसी जानकार का काम हो सकता है। इसके भीतर किसी तरह का कोई दूसरा नहीं जा सकता सिवाय जो माननीय सदस्य हैं, सिवाय जो कि विधानसभा के सेक्रेटेरिएट के लोग हैं या जो लेखाकार हैं। इसके अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं होती। हालांकि संगीन जांच के बाद ही पूरी साजिश और लापरवाही का खुलासा होगा, लेकिन उससे पहले कयासबाजी में कमी नहीं है। विधानसभा में विस्फोटक पाए जाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सख्ती के निर्देश के बावजूद नेताओं की हेकड़ी पर फर्क नहीं पड़ा। एक विधायक विधानसभा के गेट पर सुरक्षा कर्मियों से बहस कर रहे थे तो सदन के भीतर बीएसपी विधायक अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे। जाहिर सी बात है, जब तक सदन में आने वाले नेता ही सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे, 100% खामी रहित सिक्योरिटी की आस भला कोई कैसे और क्यों करे। शिवपूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आपको एक ग्राफिक के जरिए तो हमने दिखाई दिया कि यूपी विधानसभा में सुरक्षा चक्र कैसा होता है। इसका खुद जाकर के वहां जायजा लिया आज तक के संवाददाताओं ने। आइए आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने भेजी है ये खास रिपोर्ट। सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये पहला स्तर होता है और ये मुख्य गेट है जहां पर सचिवालय सुरक्षा दल, पीएसी, यूपी पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है, जिला पुलिस है, उसके भी बल तैनात होते हैं। तकरीबन हर गेट पर दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले होते हैं। कुल जवान अगर हम बात करें पूरे इस परिसर की तो उनकी तादाद भी तकरीबन 100 के आसपास होती है। लेकिन इस सबसे पहले सुरक्षा घेरे पर यानी कि पहला जो गेट है वहां पर कोई मेटल डिटेक्टर नहीं होता। हालांकि दूसरे गेट से मेटल डिटेक्टर की शुरुआत हो जाती है। विधानसभा की एंट्री का ये दूसरा सुरक्षा घेरा है जहां पर यूपी पुलिस के जवान विधानसभा की सुरक्षा में लगे, विधानसभा सेक्रेटेरिएट के जवान, साथ साथ एलआईयू की टीम और ये जो मेटल डिटेक्टर है ये भी यहाँ पर मौजूद है। इस गेट में तकरीबन 10 से 12 जवान मौजूद होते हैं हर वक्त और सुरक्षा के लिए ये दूसरा बड़ा घेरा माना जाता है। विधानसभा के सदन का ये आखिरी प्रवेश द्वार है। यहाँ से सीधा प्रवेश होता है। जो विधायक हैं, जो विधान पार्षद हैं, उनका तकरीबन 100 की तादाद में यहाँ पर जो मार्शल हैं और उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात होते हैं। यहाँ भी सुरक्षा का घेरा होता है और आखिरी तौर पर जो लोग यहाँ से घुसते हैं उनकी बहुत ज़्यादा चेकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें ज़्यादातर माननीय सदस्य होते हैं और साथ साथ सुरक्षा के अधिकारी होते हैं। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर बोला कि ये एक बड़ी आतंकी साजिश है और हर किसी को अब जरूरत है कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में संजीदा हो जाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ विधायक बात मानने को तैयार नहीं है। जांच होने पर सुरक्षा कर्मियों से ही भिड़ रहे हैं। सदन के गेट पर बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने भी बहस की। हमने उनसे पूछा आखिर क्यों।
हमारे साथ संजय गुप्ता हैं, चायल के विधायक, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने रोका था। ये बताइए संजय जी, आपको जब आप आ रहे थे विधानसभा में तो गेट पर आपको सुरक्षा कर्मियों ने रोका, आप अपने साथ लोगों को ले जाना चाहते थे, यहाँ तक कि पुलिस वालों को आपसे विनती करनी पड़ी, हाथ जोड़ना पड़ा। देखिए, ये बात सही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपना वक्तव्य रखा और सुरक्षा को लेकर चिंता किया। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर विस्फोटक पाया गया, सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ और उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि सब लोग इस पर सहयोग करें। दोपहर को मैं बाहर गया था, जब मेरी गाड़ी अंदर आने लगी तो मेरी गाड़ी रोकी गई और सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि बिना पास के विधायक जी अंदर कोई नहीं जाएगा। मैंने इस व्यवस्था का स्वागत भी किया। मैंने उनसे बताया कि भाई मेरा एक सहयोगी है और आज ही चूंकि सुबह सूचना हुई है तो उसका पास मैं आज ही बनवाना चाहता हूँ, जाने दो। उन्होंने कहा माफ। अभी तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपना काम करना चाहते थे, पर अब आप देखिए कि उन्होंने किया क्या। जब गेट पर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने विनम्रता से उनसे बोला कि सुरक्षा आज के दिन बहुत जरूरी है, कोताही नहीं बरती जा सकती है। बट विधायक जी हैं कि मानने वाले नहीं थे, यहां तक कि पुलिस वाले को उनके सामने हाथ तक जोड़ना पड़ा। कौन जाएगा मुझे बता दो, कौन जिसके पास होगा ये बताओ। तो आज ही बनी है ना? जी तो अब आज ही बनी तो उसका बनेगा ना पास, वो साथ में सस्पेंड मेरी फाइल नहीं, दैनिक पास बनवा देगा। फाइल कौन लेकर रखेगा? चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ फाइल, तो रख के लो, साहब मुझसे ले लेंगे। हाँ रख दीजिएगा, आपको दे देते हैं, आप ले लेंगे भाई। आप हम आपसे बहस नहीं कर पाएंगे सर। आप सही बताओ, आप ऊपर बात कर लीजिए, जो बात कर लीजिएगा अधिकारियों से। सर नहीं पास ना, उसके पास नहीं पास है, वो मेरे साथ है। आप नहीं जाएंगे सर, ऊपर के आदेश आप लोगों के हाथ जोड़ ऐसे कभी आप लोगों को रोका गया सर। आप देख रहे हैं इंडिया 360 खबर। अब बिहार से, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हर हाल में मंत्रिमंडल से बाहर करने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं लालू पुत्र मोह छोड़ना नहीं चाहते। यानी तेजस्वी इस्तीफा देंगे या नहीं, यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच आज जेडीयू के अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई के बीच तकरार का अंत नहीं दिखता। लालू पुत्र मोह त्याग नहीं पा रहे और चाचा भतीजे को कैबिनेट में देखना नहीं चाहता। जेडीयू का 96 घंटे की मियाद आज खत्म हो रही है, यानी लालू को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हर हाल में आज फैसला करना होगा। सियासी गलियारे में कयासबाजी हर घंटे बदल रही है। जेडीयू और आरजेडी के बीच दबाव बनाने का दांव चरम पर है। ऊपर से दोनों की पार्टियों के बयान बहादुर नेताओं ने आग में घी ही डाला। कल आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरा, तो जवाब में जेडीयू ने खरी खोटी सुना दी। हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है, दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास, जो हम चाहेंगे वही होगा। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, कोई और नहीं है। हम महागठबंधन के नेता तीनों दलों के वोट से जीत के आए हैं, तो इसलिए जो 80 विधायकों की बात कर रहे हैं, मुगालते में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। 2010 में क्या हुआ था, और इसी मुगालते में रहेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा, हम सत्ता छोड़ देंगे। तो जेडीयू लालू के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री को हटाने पर अड़ गई है, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। अब इस तनातनी के बीच सियासी गलियारे में कयास लगने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को पद से बर्खास्त कर दें। दोनों में कुछ भी हुआ तो महागठबंधन के दिन पूरे हो जाएंगे। खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव पद से इस्तीफा दे दें और इसके साथ ही आरजेडी के तमाम मंत्री भी नीतीश कैबिनेट से बाहर आ जाएं। तेजस्वी यादव अगर अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर नीतीश दे सकते हैं इस्तीफा। जेडीयू ने ये दांव खेला तो इसके जवाब में आरजेडी ने भी नया पैंतरा अपनाया और कहा कि अगर तेजस्वी को इस्तीफा देना पड़ा तो मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे के सभी 12 मंत्री भी इस्तीफा दे देंगे। यानी अभी दोनों खेमा एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इधर लालू और नीतीश के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बढ़ रहे तकरार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। सोनिया ने लालू यादव से भी बात की है। साफ है कि सोनिया गांधी टूट की ओर बढ़ रहे महागठबंधन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
इस पूरी खींचतान पर बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का क्या कहना है, आइए अब ये सुनिए। बात अब 8 राज्यों में बाढ़ से मचे हाहाकार की। असम से लेकर गुजरात तक जल प्रलय लोगों की जान अब भी ले रहा है। मानसून की बारिश अब जानलेवा हो गई है। सबसे ज्यादा कहर देश के उत्तर पूर्व के राज्यों पर बरपा है, जहां बारिश और बाढ़ से अब तक 80 से ज्यादा जान चली गई है। हालात देश के दूसरे राज्यों में भी कम बदतर और खतरनाक नहीं है। बस आप तस्वीरों को देखते जाइए, स्थिति का अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। बाढ़ और बारिश से आई बर्बादी के इस मंजर को देखिए। 8 राज्यों में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। अकेले असम में ही करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। आधा उत्तर प्रदेश पानी में डूबा है। मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। रेतीले राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में भी पानी मनमानी कर रहा है। इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड और बिहार में भी कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश की वजह से दर्दनाक घटना घटी। कुशलगढ़ के एसडीओ आरडी मीना अपनी जीप सहित बरसाती चाप नदी में बह गए। गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन एसडीओ का पता नहीं चल सका है। विकराल गंगा की ये तस्वीर वाराणसी की है। बढ़ते जलस्तर से सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश का खरगोन सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिला मुख्यालय से करीब दामखेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर नाला उफान पर आया तो अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी सभी बड़ी नदियों और बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा है। सैकड़ों हेक्टेयर खेतों में पानी घुस चुका है। बर्बादी और तबाही दोनों परेशान कर रही है। हालात अगले कुछ दिनों में सुधरने के संकेत भी नहीं है। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं इंडिया 360। उत्तर प्रदेश की विधानसभा विस्फोटक केस में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं एफआईआर की कॉपी। उस विस्फोटक केस में अब एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको याद होगा कि सुबह 150 ग्राम विस्फोटक मिला था विधानसभा के अंदर। यूपी एटीएस ने विधानसभा में ये विस्फोटक मिलने के मामले में जांच शुरू कर दी है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत ये एफआईआर अब दर्ज किया गया है। पूरी विधानसभा के बाहर अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस सबके बीच सुबह मुख्यमंत्री ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डीजीपी, गृह सचिव और लखनऊ के आईजी समेत सारे बड़े अफसर मौजूद थे।